नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। धरती का बेटा किसान जब से फसल उगाता है उससे पहले से उसकी कई परेशानियां, चुनौतियां शुरू हो जाती है। फसल के बढ़ते समय भी उसकी परेशानियां रहती है, कभी कम ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी उसका मौसम साथ नहीं देता, या कभी कीड़े मकोड़े भी उसको परेशान कर देती है, या फिर बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई के बाद भी उसकी समस्याएं ख़त्म नहीं होती। कई बार तो ये होता है कि उसको आत्महत्या भी कर लेनी पड़ती, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि आज हमारे जो विशेष मेहमान है ये प्रोफेसर श्रीकांत कुलकर्णी है, जो कि महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हिंगना स्थित डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के तहत आने वाले इस ऑटोनमस बॉडी में कार्यरत है और यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे कार्यरत है। आज हम इनसे जानेंगे कि MCED क्या है और ये किसानों के लिए कैसे हितकारी हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर जी। सर, सबसे पहले जैसे कि मैं बता रहा था, किसान की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एंटरप्राइजेस जो है या एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपने उनके लिए एक संधि दिया है, तो एग्जैक्टली MCED क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है? यस सर, थैंक यू। MCED मीन्स महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसको महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र बोलते हैं। गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 1988 में इसका फॉर्मेशन किया था। तो आज फॉर्चुनेटली इसमें आज हमारा 32वां फाउंडेशन डे भी आज है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यस सर, तो ऑन दिस ओकेजन आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये सब अपना ये इंटरव्यू रखा हुआ है और लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं जी। तो महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र मीन्स महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इट इज प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड सपोर्टेड बाय ऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। जी। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से होते हैं कि MIDC जैसे प्लॉट देता है ना, MSIDC गवर्नमेंट सप्लाई के लिए हेल्प करता है, वैसा ही गवर्नमेंट ने एक कवंदिकर कमेटी बनाई थी। उनके सजेशन से महाराष्ट्रियन लोगों को उद्योग में लाने के लिए ऐसी एक संस्था होनी चाहिए जो लोगों को उद्यमी बनाए और लोगों को उद्योजकता क्षेत्र में आगे लाए। इसलिए MCED का स्थापना 1 अक्टूबर 1988 में इसमें हुआ था। और हम ये प्रशिक्षण, इसके अलग अलग हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। तो वी कंडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग लेते हैं। युवाओं के लिए हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, स्किल डेवलपमेंट, तो इस टाइप से अलग अलग प्रोग्राम्स हम इस माध्यम से देते हैं। आज हमारा 32 फाउंडेशन डे है, तो इस माध्यम से भी आज हमने लोगों को बहुत से फ्री वेबिनार भी हमने लोगों के लिए कंडक्ट किए। हम लोगों को उद्योग का चयन कैसा करना, फिर उसका मार्केट सर्वे हो गया, उसके लिए गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स होते हैं, उनको सब्सिडी कैसा मिल सकता है, तो ये सभी बारे में हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जानकारी देते हैं। बहुत बढ़िया सर। और सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ कि आपका आज 32nd फाउंडेशन डे जिस दिन हम यहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आगे भी आपके कई सारे ऐसे जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स होंगे। एक जानना चाहता हूँ सर, जैसे कि आपने कहा कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रधानमंत्री की जो एक स्टेटमेंट है आत्मनिर्भर बने, तो ऐसे उद्योजकों को जो आगे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आप ये सपोर्ट सिस्टम करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली एक्टिविटीज़ क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं? तो इसमें हम लोग अपना जो मेन ये जो है हमारा मेन मिशन या जो हम लोग विजन बोल सकते हैं उसको, तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप इन द सोसाइटी। ये समाज के अंदर उद्यमिता लाना, ये हमारा मेन मोटो है। तो समाज के अंदर उद्यमिता लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक हमारा जो मेन कोर एक्टिविटी है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको हम लोग EDP बोलते हैं। वो जनरली 4 to 6 वीक का हमारा होता है। अभी प्रेजेंट भी हमारे EDP चालू है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ तो भी करना है, लेकिन क्या करना है ये क्लियर नहीं हो रहा है, पता नहीं। वो अगर समाज में देखते हैं कोई उनका अच्छा दोस्त, सपोज कोई आइसक्रीम का पार्लर चल रहा है, तो उसका वक्त हमने आइसक्रीम का पार्लर चालू करना चाहिए। कुछ उसके दोस्त लोग, कोई अगर MIDC में इंडस्ट्री, तो उसका वक्त हमने वो चालू करना चाहिए। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, करना चाहते हैं लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिलता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं। जैसे स्टेशनरी में वो लोग क्या उद्योग कर सकते हैं, केमिकल में उनको क्या क्या स्कोप नागपुर में है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बाद में इलेक्ट्रिकल इसमें क्या क्या तो अलग अलग टाइप के अपॉर्चुनिटीज हम उनको बताते हैं। मतलब एक वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड्स है जिसमें से आप उनको हेल्प करते हैं कि आप किसके लिए उत्तम या योग्य हो। हाँ। तो वो क्या करते हैं कि उनके सामने जब हम लोग ये 300-400 अपॉर्चुनिटीज रख देते हैं, तो उसमें से वो अपना क्वालिफिकेशन, उसका बैकग्राउंड, उसका एजुकेशन ना,
उसका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, वो उसमें से 3-4 उद्योग सिलेक्ट करता है। तो वो प्रशिक्षण में हम लोग अपॉर्चुनिटी बताते हैं, बाद में मार्केट सर्वे बताते हैं। तो मार्केट सर्वे में सबसे मेन ये होता है कि उसके लिए लोकल लेबर अवेलेबल है क्या, उसका रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल है कि नहीं, मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बहुत बार हम लोगों को उनका फैमिली बैकग्राउंड देख के भी अलग अलग टाइप के उद्योग उनको बताते हैं जी। तो फिर वो मार्केट सर्वे बताया जाता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन बताया जाता है कि उद्यम का चयन कैसा करना चाहिए। बाद में हम लोग उनको गवर्नमेंट स्कीम, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन बताते हैं। क्या हो गया कि ये सभी चीज़ें एजुकेशन में नहीं पढ़ाई जाती है, इसलिए इस टाइप के प्रशिक्षण की प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रशिक्षण होने के बाद में मैं उनका गाइड रहता हूँ। कैसा है कि गवर्नमेंट का गाइड मिला तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनका आसानी भी होती है, क्योंकि लोगों का अपना एक नेटवर्क है। हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो हमारा भी एक नेटवर्क गवर्नमेंट सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, बाद में MIDC हो गया, इनके साथ में हमारा लाइजनिंग रहता है डे टू डे, तो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें फिर हम लोग उनको भी गवर्नमेंट प्रोसीजर, फॉर्मेलिटीज सब चीज़ें बताते हैं, स्कीम्स बताते हैं। बाद में उनको थोड़ा सा मार्केटिंग मैनेजमेंट, अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग का है तो हाउ टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्वे कैसा करना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें उनको बता के उनको कुछ बिहेवियरल इनपुट भी हम लोग देते हैं, मोटिवेशनल, और उनको कुछ यशस्वी उद्यमी के साथ में चर्चा भी उनकी करवाते हैं, और बाद में उनको हम लोग पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट देते हैं। तो ऐसा हमारा एक EDP करके प्रोग्राम आता है। अब क्या होता है कि ये हमारा 1 मंथ के आसपास होता है ना, 4 to 6 में। अभी सभी लोगों को इतने बड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोगों का छोटा छोटा उद्योग होता है, तो उनके लिए हम लोग फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमारा 1 वीक प्रोग्राम आता है, वो भी हम उसमें देते हैं। तो उसमें भी वो जो जनरली 5 लाख के नीचे जो एक्टिविटीज़ है वो उसमें ज़्यादा फोकस की जाती है। बहुत बार क्या होता है कि लोगों को हमको स्किल देके एंटरप्रेन्योरशिप में लाना पड़ता है। जैसे हम लोग उसको जेरोक्स रिपेयरिंग हो गया, इन्वर्टर रिपेयरिंग हो गया है ना, इस टाइप के हम लोगों को फैशन डिजाइनिंग हो गया, पार्लर का ट्रेनिंग हो गया, ऐसा टेक्निकल स्किल हम उनको देते हैं, और लिटिल बिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देके वो टेक्निकल इसमें उसको टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप में लाते हैं। सही बात है। उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वो भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। अभी कॉलेज का ऐसे कि कॉलेज के जो युवा लोग हैं, है ना, अभी नागपुर में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट टेक्निकल कॉलेजेस देखेंगे तो एक 60-70 के आसपास टोटल कॉलेजेस है। यहाँ से अभी हर साल एक 24-25 हज़ार स्टूडेंट पास होकर बाहर निकलते हैं। अब ये बाहर निकलने के बाद में उसमें से कुछ लोग दे कैन सिलेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एज करियर चॉइस। तो हम कॉलेज लोगों के लिए जब वो फाइनल में रहते हैं तो फाइनल ईयर के बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 दिन का एक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। जैसे वो फाइनल में आता है तो उनको हम लोग जनरली यही सब चीज़ें कि गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट मिलेगा, क्या सब्सिडीज है। आपने अभी आत्मनिर्भर भारत का नाम लिया है, तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं आई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने रखा है। अरे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, पोस्ट हार्वेस्टिंग हो गया, उनको कोल्ड स्टोरेज डालना है या एग्रो प्रोसेसिंग करना है, तो इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी डालना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का उसमें प्रावधान किया है। बाद में फूड डिपार्टमेंट का उनका एक स्कीम आया जिसने 10 लाख रुपये तक हम लोगों को आत्मनिर्भर के अंदर लोन दे सकते हैं, उसमें भी उनको 35% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री का भी उसमें स्कीम्स आए हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग स्कीम्स जो हमारे 3-4 महीने पहले जो भी डिक्लेयर होती है उसके अभी सभी गवर्नमेंट जी हमारे पास आ चुके हैं। तो युवा के लिए हम लोग EAC प्रोग्राम देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, जो यूथ के लिए हम लोग देते हैं। सो दैट एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो उसमें से एक 8-10 बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज में, उनका स्वभाव थोड़ा अलग होता है, माइंडसेट अलग। हाँ, वो जनरली आप देखना कि उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, सब अपने को किसी के हाथ के नीचे काम करना अच्छा नहीं लगता। सर जो भी होगा वो अपना होना चाहिए, सर मैं बोलूँ वैसा होना चाहिए, सर मेरे को बॉस बन के जीना है, मेरे को मालक बन के जीने की इच्छा है। तो ये स्वभाव के बच्चे जो जनरली लास्ट बेंच पे बैठते हैं कॉलेज में, बैक बेंचर्स बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बैक बेंचर ही उद्योग डालते हैं और सामने वाले लोगों को जॉब देते हैं। एक्चुअली दिस इज अभी रियल फैक्ट है जी। तो ये 8-10 बच्चे जो कॉलेजेस में थे ये हमको पिकअप करने रहते हैं। तो हर कॉलेज से हम ऐसे 8-10 तो क्या पैरामीटर्स क्या होता है, इनको कैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो सर कि पिकअप करने के लिए? तो एक तो क्या होता है कि जब हम वो लोग ट्रेनिंग देते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज है। जैसे इनिशिएटिव टेकिंग इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर ना, उठाकर लीडरशिप उसमें होनी चाहिए।
और उसका हम लोग भी SRQ देते हैं, सेल्फ रेटिंग क्वेश्चन करके एक टेस्ट होता है, और उनको हम कुछ एक 50 सवाल देते हैं, वो क्वेश्चन उसको छुड़ाते फिर उसका की रहता है जिसमें उनकी साइकोलॉजी भी टेस्ट हो जाती है। हाँ, साइकोलॉजी भी टेस्ट हो जाती है, और उसमें ये जो पैरामीटर्स है, शोल्डरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, बाद में इनिशिएटिव टेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया ना, इस टाइप के जो एटीट्यूड एंटरप्रेन्योरशिप में लगते हैं, तो ये अगर उसमें हमको देखते तो हम उसको भी पिकअप करके आगे चलते हैं। तो ये EAC करके प्रोग्राम आता है। बाद में हमारा एक उद्योजक मैगजीन भी आता है सर जी। इसमें क्या खूबियाँ हैं? हाँ, इसकी खूबियाँ ऐसी है कि अभी हम लोग सभी लोगों को प्रशिक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा 1 महीने का प्रशिक्षण है। राइट। एक बैच में हम लोग 30 लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देते, 30 से 40 लोग, उसके ऊपर हम लोग ले नहीं सकते हैं। और ये ड्यूरेशन क्या रहता है 30-40 लोगों को जो आप ट्रेनिंग देते हो? इसमें जैसे अलग अलग है। हाँ। जैसे एक 1 वीक से लेके एक 1 मंथ तक इस टाइप के प्रशिक्षण इसमें होते हैं। कुछ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वो 3 दिन के कम से कम होते हैं हमारे। अभी ऑनलाइन में हमारे अभी सभी कोर्सेज आ चुके हैं। मतलब ऑलरेडी जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए भी ये ओपन है? यस। हाँ। इन्हें एक प्रकार का ऐसा है कि हम लोग उद्यमी बनाते हैं, ये पहला है, लोगों को उद्योजक बनाते हैं। बाद में एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको भी हम लोग गाइड करते हैं। उनको मार्केटिंग के इश्यूज आते हैं, रिकवरी के इश्यूज आ सकते हैं ना, तो उनको गाइड करते हैं। उनके लिए हम लोग फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम देते हैं। जैसे अभी आने वाले हमारे प्रोग्राम में एक पोका यूकी करके हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है, जापानीज वे ऑफ अच्छा मैनेजमेंट है, हाउ टू एलिमिनेट ह्यूमन एरर इन मशीन ऑपरेशंस। अच्छा, क्या खूबियाँ इसकी ये? तो ये पोका यूके में क्या होता है कि वो 3 दिन का हम मॉडल देते हैं कि जो मशीन ऑपरेशन में जो ऑपरेटर होता है, एक्चुअली आप भी अच्छे से जानते हैं कि मशीन से ज़्यादा मैन बिहाइंड मशीन जो ऑपरेटर, उसका बहुत स्किल रहना आवश्यक है। तो उसको किस टाइप से वो मशीन हैंडलिंग करना चाहिए, वो मशीन का मैनेजमेंट हो गया, ये सभी चीज़ों के लिए हम लोग उसको गाइड। तो ये हम एंटरप्रेन्योर्स को जनरल देते हैं ताकि वो अपने लोगों में इम्बिब कर सके कि लीन ऑफिस करके आता है, काइजन करके, ये सभी नई नई चीज़ें जो आ रही है ये हम लोगों को बताते हैं। तो इसका भी प्रशिक्षण हम लोग एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर को, बहुत बार हम एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर को एक्सपोर्ट का ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारा एक अभी प्रोग्राम आने वाला है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ रहा है, उसमें हमने 2-3 प्रोग्राम क्लब करके एक मॉडल बनाया है। अच्छा। कि लोगों ने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होने के बाद में उसको प्रोसेस करना चाहिए, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाने चाहिए और फिर उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए जी, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट इज़ अ ह्यूज मार्केट और वर्ल्ड में इंडियन प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब ग्लोबल विलेज हो गया, ग्लोबल हो गया। ऑलमोस्ट 196 कंट्रीज़ है, उसमें इंडियन चीज़ों को इसलिए ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि अपने यहाँ पे ये जो ऋतु होते हैं ना, समर विंटर, ये अच्छे से अपनी ही पे होते हैं। तो अपने यहाँ सब बहुत सी चीज़ें नेचुरल इसमें आती हैं और अपना 70% लोग ये ग्रामीण एरिया में रहते हैं, ये है ना। तो अपना फार्मर के इससे जो प्रोडक्शन होता है, तो बहुत सा ऑर्गेनिक फूड बोलो या बाकी की जो कंटेंट है वो अच्छे रहते हैं, इसलिए इंडिया के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में वर्ल्ड में है। तो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर को हम ये भी एक सोच दिखाई थी कि यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट ऑल्सो। तो उसके लिए भी हाउ टू डू एक्सपोर्ट, वाई एक्सपोर्ट, ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन हम लोग उसमें पढ़ाते। तो इस टाइप से अलग अलग वो उद्योजक जो मैगजीन आपने पूछा मेरे से, तो क्या होता है कि हम सभी लोगों को प्रशिक्षण नहीं दे सकते, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत लोगों को है। राइट। आज आप देखेंगे कि ग्रामीण एरिया में भी लोगों को क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। अभी बहुत से फ़ोन मेरे पास आते हैं, नागपुर से भी आते हैं कि अभी ये आपने देखा, अभी ये कोरोना के इसमें भी और लोगों को बहुत सी समस्या आई है, तो कुछ भी उनको काम चाहिए है। कैसे अभी आप ये जानते कि एक आदमी अगर घर में कमाता है तो उससे उसकी बेसिक नीड कंप्लीट हो सकती है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अन्न वस्त्र निवारण ऐसा झाला पाहिजे, लेकिन उसको अगर लगा कि नहीं अपने को अपना भी अब खुद का मकान होना चाहिए, अपने पास भी 4 व्हीलर होना चाहिए, लोगों के ख्वाब रहते हैं ऐसे, तो अपनी भी 4 व्हीलर होनी चाहिए, अपने अभी बड़ा टीवी होना चाहिए, अपने बच्चे भी अच्छे कॉलेज में पढ़ने चाहिए, है ना। तो ऐसी इच्छाएं सबकी होती है, तो फिर उनको ये एंटरप्रेन्योरशिप ही अच्छा एक चॉइस है कि अपना छोटा मोटा बिजनेस लेके वो चालू कर सकते। अभी बिजनेस डालना है बहुत बड़ा डालना चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। आप आज नागपुर में देखें, स्केल पे स्टार्ट कर सकते। हाँ, कर सकते, और स्मॉल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। हर छोटी चीज़ अच्छी होती है जी जी। कभी भी आपको स्टार्ट करना है तो छोटी चीज़ से करना है। और आप नागपुर में भी एग्जांपल देखेंगे कि वो बर्डी में मैंने देखा है कि वो गली का नाम ही पकोड़े वाला गली बन गई है। यानी वो पकोड़े वाला नाम, यानी उसके छोटे एंटरप्राइज था उसका, मैं देखा उसका स्टडी, तो उसके नाम से गली का नाम पड़ गया। यानी ऐसे छोटे छोटे उद्योग, यू कैन रीच स्काई इज द लिमिट, नो लिमिट्स, नो लिमिट्स। जी जी। बाद में आप देखेंगे कि अपना कस्तूरचंद पार्क का स्मॉल वो पोहे वाला इज ऑल्सो वेरी फेमस।
माटे चौक में भी ऐसे छोटा एंटरप्राइज है, लेकिन आप अगर क्वालिटी देते हैं, आप कस्टमर को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो स्काई इज द लिमिट, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार के वो जो उद्योजक मैगजीन हमारा है, तो इसमें हम लोग क्या क्या उद्योग वो डाल सकते हैं। फिर हमारे प्रशिक्षण में से जो उद्यमी तैयार होते हैं, कि हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट देते हैं। एमसीडी इज द ओनली एजेंसी हु प्रोवाइड पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट। हमारा मेन काम ट्रेनिंग नहीं है, हमारा मेन काम है उद्यमी तैयार करना। लेकिन उद्यमी तैयार करने के लिए उसको आपको थोड़ा नॉलेज इम्पार्ट करना पड़ता है, उसको थोड़ा प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज बतानी पड़ती है। तो इसलिए हम लोग फिर ट्रेनिंग देके उसको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने की इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। सर, जैसे आपकी बातों से एक बात याद आ गई, जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बार कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो अगर हम ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा दें, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दें, तो हो सकता है हमारी अर्थव्यवस्था भी एक नए आयाम को छुएगी। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ, आप MCED के अलावा इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है सर? क्योंकि एक तो किसान, जैसे आपने कहा, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री अपना, तो नेचुरली यहाँ से इसके प्रोडक्ट्स को कैसे प्रोसेस करके उसको फर्दर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना सकते हैं। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? क्या एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल है या और भी कोई टाइप के ऑर्गेनाइजेशन? अभी इसमें कैसा है कि ये अभी उद्योग में तो कोई भी प्रकार का आदमी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कैसा है कि वो फार्मर्स बोलो या जो भी लोग हैं जो उद्योग में आना चाहते हैं, वो है कि बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उसमें आते हैं कि उनको वो फाइनेंस करते हैं। बाद में बहुत से गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट खुद गारंटी देता है। जैसे SIDBI SIDBI करके जो बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उनका CGT MSME करके स्कीम है, 1 करोड़ रुपये विदाउट कोलैटरल। अच्छा। तो उसमें फिर गवर्नमेंट उसमें एक स्टेक उसमें लेता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, बाद में वो खुद एंटरप्रेन्योर हो गया, तो और जो उसको सपोर्ट सिस्टम में जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, तो उसमें उनका स्टेक आता है। जी सर, एक एंटरप्रेन्योर है, जैसे ये टॉक शो देखने के बाद शायद एक एंटरप्रेन्योर के मन में ये आइडिया है कि मैं भी बनना चाहता हूँ, तो आपके पास किस क्वालिफिकेशंस को लेकर क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसको, और उसको आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दोगे ताकि वो कल चल के एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बने? यस सर, अभी इसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ये सभी लोगों के लिए है, ठीक है। हमको एक जो भी अभी हमारा एक CMEGP करके स्कीम है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो इसमें एक क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, इसमें एक 7 पास या 8 पास भी वो कर, हाँ मिनिमम, और मैक्सिमम का तो कोई उसमें लिमिट नहीं है जी। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि एंटरप्राइज ये सक्सेसफुल करने के लिए वो क्वालिटीज़ लगती है। एजुकेशन से उसको फ़ायदा होता है, उसकी मैच्योरिटी आती है, लेकिन उसको अगर बिजनेस चलाना है तो उसके जो इंटरनल स्किल्स है उसको आगे लेके उसको आगे चलना पड़ता है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक 7 से 8 चल जाएगा उसमें, और बाद में मैक्सिमम लिमिट जो है 45 ईयर तक उसका वो कर सकता है, और बाकी वुमन SC ST के लिए वो 50 ईयर्स तक कर सकता है जी। अभी वुमन के लिए हमारे पास एक गवर्नमेंट ने 2017 में एक नया पॉलिसी चालू किया है कि अभी समाज में क्या होगा, सिर्फ 9% ऑफ वुमेन्स आर एंटरप्रेन्योर्स। अब उनको 20% करने के लिए वुमन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2017 मतलब एनकरेज करने के लिए अभी वुमन अगर एंटरप्राइज में आती है तो उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन है एक 15 से 35% तक उनको सब्सिडी 1 करोड़ रुपए तक मिल सकती है। बाद में वुमन अगर एंटरप्राइज डालती है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग अगर डालती है तो इलेक्ट्रिक ड्यूटी में उनको 2 रुपया पर यूनिट उनको एग्जाम्पशन दिया हुआ है। बाद में अगर लोकल इसमें उनको अगर कोई स्टॉल डालना है तो 50,000 रुपये गवर्नमेंट उसमें वुमन को देता है। अगर अब्रॉड जाके कोई स्टॉल डालना है तो 3 लाख रुपए तक उसमें मतलब यहाँ तक की स्कोप है। हाँ, उनको प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना है, क्योंकि लोग आजकल ब्रांडिंग करते हैं, तो ब्रांडिंग करने के लिए उनको 1 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट देता है। अच्छा, तो वुमन के लिए काफ़ी अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पॉलिसी है। सभी गवर्नमेंट स्कीम में वुमन के लिए एक ऑलमोस्ट 30% रिजर्वेशन। अगर आप MIDC में जगह लेना चाहिए तो वुमन को प्लॉट जल्दी मिल जाता है। अगर कोई मॉल बनता है या कुछ ऐसा बिजनेस प्लाजा बनता है तो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ पे उन्होंने वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यूबिकल्स या जो भी ये वो उन्होंने राखीव रखना है, उसको रिजर्व करके रखना है। तो इस टाइप के बाद में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है। ये अभी आत्मनिर्भर का आपने उल्लेख किया, वो भी अच्छी स्कीम उसमें आई हुई है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की स्कीम है जी। एक स्कीम तो हमारे पास ऐसा भी है जिसमें एज का लिमिट नहीं है कुछ भी। अच्छा। सिर्फ वो चलता फिरता रहना चाहिए, एक्टिव हेल्दी, हाँ हेल्दी होना चाहिए। हाँ। और एजुकेशन का लिमिट नहीं, लेकिन उसको काम आना चाहिए।
जैसे मोटर रिवाइंडिंग एक बिजनेस है, टू व्हीलर रिपेयरिंग है, तो उसको काम आना चाहिए, गवर्नमेंट उसको फाइनेंस। अच्छा, हाँ। तो ऐसे बहुत से अलग अलग स्कीम मार्केट में है। सर, जैसे कोविड पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में है और इस दौरान कई सारे लोग, जैसे आपने अपने शो के दौरान कहा कि आउट ऑफ जॉब्स हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए तो आप बेनिफिट करोगे, लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं? मतलब आप उनको कुछ डायरेक्ट कर देते हो, कोऑर्डिनेट कर देते हो कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर है और ये जो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, तो उसका कुछ समन्वय होता है? हाँ, उसमें होता है, क्योंकि हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग जैसा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट हो गया, तो ये जब हम लोग कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, जैसे अपने नागपुर में जो भी एक्सपोर्ट हाउसेस है, हर एक आदमी यानी हल्दीराम एक्सपोर्ट करता है, यहाँ से स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं, जूट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, यानी अभी एक्सपोर्ट यानी सिर्फ वो सीखना पड़ेगा, बाकी इट इज़ वेरी इजी जॉब, ऐसा कुछ इसमें कठिन नहीं है। सभी एजेंसीज उसमें है, और नागपुर में एक्सपोर्ट का लाइसेंस निकालने के लिए से सभी चीज़ें नागपुर में सभी ऑफिस है, उनको कि बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर लाइसेंस निकालना है, DGFT नागपुर में, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, बाद में अगर उसको मेजर एक्सपोर्ट इज डन बाय शिप, तो समुद्र से जाता है, तो यहाँ पोर्ट नहीं है, तो पोर्ट तक माल ले जाने के लिए JNPT बोले या कुछ भी, तो यहाँ पे कॉन्कर करके अपना कंटेनर कॉर्पोरेशन जो है रेलवे डिपार्टमेंट का वो है, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कस्टम हाउस एजेंट CHE होते हैं। सो डू यू हेल्प दीज पीपल एंटरप्रेन्योर्स टू गेट इनटू दोस ग्रूव्स? तो क्या होता है कि ये जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये हमको फ़ोन करते हैं कि सर आपके ट्रेनिंग में से जिसने ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग कोर्स किया है, ऐसे कुछ बच्चे होंगे तो हमके उनको भी प्लेसमेंट मिल जाता है। एक्चुअली हम लोग काम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो नॉलेज आने के बाद में, क्योंकि यू नो कि नॉलेज इज़ पावर, है ना, तो वो नॉलेज आने के बाद में कुछ दिन वो कुछ उद्योग में काम करते हैं, बाद में खुद के एंटरप्राइज में आते हैं। और कुछ हमारे स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है, जैसे लास्ट ईयर हमने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोग्राम दिया था, क्लस्टर है नागपुर में, ऑरेंज सिटी गारमेंट क्लस्टर, गवर्नमेंट का क्लस्टर स्कीम भी आता है कि एक प्रकार के उद्योग अगर साथ में आते हैं और वो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर के लिए वो कुछ कॉमन फैसिलिटी सेंटर अगर चाहते हैं, तो जैसे नागपुर में गारमेंट का था, तो ऊपरवाड़ी में अपना गारमेंट का क्लस्टर है, तो वहाँ एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, तो वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर सबके लिए ओपन होता है, तो वो कुछ को लोगों को अगर बाहर से अपने गारमेंट बनवाएं तो बनवा के भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी। तो वो गारमेंट का प्रोग्राम हो गया, बाद में कुछ ऐसे टेक्निकल प्रोग्राम कंप्यूटर, तो इसमें हम लोग प्लेसमेंट भी करते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के तहत काम करते हो, तो चाहे इट कुड बी एनी इंडस्ट्री, चाहे वो बेकरी हो या कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री हो या एनी अदर थिंग, आपने अपनी 32nd एनिवर्सरी के तौर पर अपने यहाँ पर कुछ वेबिनार अरेंज किया है और 6 से 16 10 डेज़ का प्रोग्राम है, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे सर अभी क्या हो गया है कि वोकल फॉर लोकल, ये अभी मेन नारा चल रहा है जी, और आत्मनिर्भर भारत के अंदर MSME का डेफिनेशन भी चेंज हो गया है। क्या हो गया कि MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, है ना, तो गवर्नमेंट के जो मेजर बेनिफिट्स है ये MSME उद्योग के होते हैं। अभी MSME का दायरा बढ़ा दिया गया है ना, जो पहले छोटा था कि वो माइक्रो क्या है, ये सभी बढ़ गया है, ठीक है। अभी ये बढ़ने के बाद में क्या होगी, लोगों को अभी बहुत ज़्यादा स्कोप आ गया है। अभी वो MSME का डेफिनेशन चेंज हो गया है। सेकंड थिंग ऐसा होगा कि 200 करोड़ तक की जो टेंडर है, ये टेंडर पहले ग्लोबली उसको पब्लिश किया जाता था, तो फॉरेन के भी कंपनीज आती थी। अभी ये नए आत्मनिर्भर भारत में उन्हें 200 करोड़ तक के टेंडर लोकली पब्लिश होंगे, यानी MSME को मिलेंगे, ये भी उसमें एक उसने किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ों के लिए हमने क्या किया है कि अभी उद्योग के लिए अगर रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल है, जैसे फार्म प्रोड्यूस या जो भी होगा, हाँ, तो इसके लिए अभी हमने 6 तारीख से एक प्रोग्राम लगाया है यहाँ पे। 6 तारीख से 16 तारीख तक हमने 10 दिन का प्रोग्राम लगाया है। इट इज़ ऑनलाइन प्रोग्राम, और ये ऑनलाइन प्रोग्राम में हम लोगों को पोस्ट हार्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बाद में ग्रेन प्रोसेसिंग, अच्छा, ये सभी चीज़ें यहाँ पकती है। ज्वारी बाजी हो गया, भंडार में राइस है ना, इस प्रकार की गेहूँ है इधर, या जो भी फ्रूट यहाँ पे है, जैसे अपने नागपुर में ऑरेंजेस है, तो ऑरेंजेस के से इट इज़ अ पेरिशेबल आइटम, तो उसको एक्सपोर्ट करना रहा। अभी एक तो मेन शिप से जाएगा, तो ऑरेंज का पैकिंग अच्छा होना चाहिए। बाद में वो समुद्र का पानी आपको मालूम है, तो उससे वो उसको कुछ इम्पैक्ट होता है। तो अगर ऑरेंज का अगर वो पल्प निकाल देते हैं,
या उसका कुछ स्क्रैच बनाते, जूसेस बनाते, प्रिजर्व कर ले, उसको प्रिजर्व करते, तो वो उसका एक्सपायरी 1-1.5 साल होता है, तो उसको भी वो लोग मतलब एक्सपोर्ट, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है जिस वजह से। शेल्फ लाइफ बढ़ता है, प्लस उसका वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है सर। आप पोटैटो देखेंगे, जैसे 20 रुपये किलो थोक में है, तो उसके चिप्स 200 रुपये किलो है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सोयाबीन, अभी सोयाबीन महाराष्ट्र में हर कोने में बनता है जी, ठीक है। अभी क्या है, फार्मर्स क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट का रेट होगा उनको बेच देते हैं, वो रेट से जो भी पॉसिबल है, या उनको वो प्रकार से उसको भाव नहीं मिलता है। 1 किलो सोया से 7 लीटर मिल्क बनता है। करेक्ट। सोया का पनीर भी मार्केट में आ गया है। और अभी का जो देखेंगे कि लोग प्रोटीन डाइट पे बहुत फोकस कर रहे हैं, तो सोयाबीन वेरी रिच इन प्रोटीन्स, तो डायरेक्ट हम बहुत कम सोयाबीन खाते हैं। तो सोयाबीन का पनीर हो गया, बाद में आपने देखा होगा कि सोयाबीन के भी वो नगेट्स आते हैं, सोयाबीन मिल्क आता है, तो सोयाबीन के कुछ ऐसे स्नैक्स जैसे भी कुछ आइटम वाइड स्कोप टू दिस एंटरप्रेन्योर्स टू गेट इनटू वन ऑफ दीस ग्रुप। यस सर, वो इसमें आ सकते हैं। तो अभी ये जो प्रोग्राम है, तो इसमें हम जो लोगों को बताने वाले हैं कि पोस्ट हार्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज में, तो इसमें हम लोगों ने ये 4 तो सेक्टर, जैसे ग्रेन है, अभी मल्टी ग्रेन का बहुत चलन आ गया है ना। तो मल्टी ग्रेन आटा हो गया, बाद में जैसे फ्रूट से जो भी चीज़ें बनती हैं, इवन ब्लेंडेड ऑयल, ये सब ब्लेंडेड ऑयल, हाँ वो भी उसमें आता है। तो इसमें हम लोग राइस, वीट, ज्वारी, बाजरी, इसको प्रोसेस करके क्या बना सकते हैं बताने वाले हैं। बाद में इसमें हमने बेकरी का भी इसमें रखा हुआ है कि बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के बारे में बताएंगे। बाद में सोयाबीन से क्या क्या बना सकते, उसमें 15-20 प्रकार के प्रोडक्ट है। एक राइस जो है, राइस से 108 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं प्रोसेस करने के बाद में। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें को प्रोसेस करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, बाद में उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, या लोकल मार्केट भी कैसे कर सकते हैं। तो ये 10 डेज का वेबिनार है। तो इससे पहले अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे। अपॉर्चुनिटीज बताने के बाद में उसका फिर मार्केट सर्वे कैसा होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बैंक के लोग मांगते हैं। कोई भी आदमी बैंक में लोन मांगे जाता है तो उसको बोलते हैं कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ पे। अभी क्या है कि कॉमन आदमी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या मालूम ही नहीं है। राइट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, फिक्स एसेट एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट एंड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन में कितना खर्चा आने वाला है, दिस इज फिक्स एसेट। और वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल परचेस करके लोगों के हाथ तक जाने तक जो भी खर्चा है, रॉ मटेरियल परचेस किया, लेबर का पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, पैकेजिंग का खर्चा हो गया, तो ये सभी जो साइकिल आती है पूरी, तो ये वर्किंग हेल्प देम टू प्रिपेयर दैट प्रोजेक्ट। यस सर, तो इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी गाइडेंस मिलेगा। बाद में इसमें हम लोगों ने एक्सपोर्ट का भी ऐड किया हुआ है। अभी जो प्रोग्राम पोस्ट हार्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन ये जो ग्रेन पल्सेस जो भी इसमें आया हुआ है, तो इसमें हम लोग वेजिटेबल्स, हाँ फ्रूट वेजिटेबल भी उसमें आया है। अभी आप वेजिटेबल का देखो कि अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि हर सीज़न में हर फल नहीं मिलते हैं। या अभी आप ये सीज़न में देखो कि जैसे आप अभी पालक लाते हैं तो आजकल पालक भी अच्छी मिलती नहीं है। तो वो पालक का अगर डिहाइड्रेशन करते आप, उसका अगर पानी निकाल देते तो ये पालक आपका सालों साल चल सकता है। जैसा मिल्क का भी आजकल हो रहा है। हाँ। बाद में फ्रूट का भी ऐसा होता है, जैसे अभी अंगूर खाने की इच्छा होगी, अभी अंगूर रेडीली अवेलेबल नहीं है, अगर अंगूर का डिहाइड्रेशन करते हैं तो वो भी सालों साल उसको भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये कैंड इंडस्ट्रीज के लिए भी बेनिफिशियल है। यस सर। हाँ, तो ये बताने के बाद में फिर हम लोग हाउ टू डू एक्सपोर्ट, वाई एक्सपोर्ट, फिर हाउ टू आइडेंटिफाई फॉरेन बायर, फिर एक्सपोर्ट की क्या, ये भी हमने इसमें रखा हुआ है। इसमें भी हमने गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर फॉर्मेलिटी जो स्कीम्स है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फिर सिडबी का जो CGT MST मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ रुपये तक विदाउट कोलैटरल है ना। तो इस प्रकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार इसमें होगा। वो भी इसमें वो डिपार्टमेंट के लोग आके यहाँ पे बताते हैं ऑनलाइन। बाद में इसका मार्केटिंग कैसा करना चाहिए, तो इस और आत्मनिर्भर भारत, ऐसा ही हमने एक 10 डेज का मॉडल। 10 डेज का एक प्रोग्राम। अलावा इसके सर जैसे 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर तक आप एक और वेबिनार सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेमिनार एंड दैट वन? ये जैसा है कि ये पोस्ट हार्वेस्टिंग पे है, ये थोड़ा टेक्निकल इसमें जाएगा। और ये बड़ा प्रोग्राम इसमें है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोगों का जैसे एक जनरल इंटरेस्ट होता है कि नहीं से हमको इसमें नहीं, हमको एक उद्योग डालना है। कुछ लोगों का नीड अलग है। वो नीड कैसा होता है कि सर एक कोई तो भी उद्योग आप बताइए, फिर वो उद्योग का उसके लिए कैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, और उसके लिए जगह होगी कैसी फाइनल होगी, उसके लिए क्या लोन स्कीम्स है, वो मैं करना चाहता हूँ। या कुछ लोगों का प्रोजेक्ट थोड़ा सा आइडेंटिफाइड भी होता है। तो हमारा जो 8 से जो प्रोग्राम 11 तक है,
वो है कि हाउ टू सेटअप MSME और स्मॉल बिजनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज। तो वो प्रोग्राम में इतना ही टॉपिक है और ये करके वो अपना खुद का अंतर्विष स्टार्ट कर सकता है। मतलब 3-4 डेज में वो ये सब 4 डेज में वो अपना खुद का ट्रेन हो जाता है। हाँ, ट्रेन होता है। और ट्रेनिंग के बाद में हम लोग उसको बहुत सपोर्ट करते सर, कि हमारा मेन काम उद्यमी तैयार करना है, इसलिए हम हमारे बच्चों को पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग के साथ में भी उनके साथ रहते हैं और ट्रेनिंग के बाद में उनके साथ में ही रहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑफिसर का एक ड्यूटी रहता है कि हाउ मेनी पीपल्स ही हैज़ ट्रेंड, इसके ऊपर मेरा इवैल्यूएशन नहीं होता है। हाँ। मेरा इवैल्यूएशन होता है कि आपने अगर 100 लोगों को ट्रेनिंग दिया तो उसमें से कितने लोगों ने उद्योग शुरू किया, स्टार्ट किया। या फिर कोई उद्यमी आपके पास आता है तो उसको कुछ हेल्प हुआ क्या, उसको मार्केटिंग की हेल्प हुआ क्या, उसका एक्सपांशन हुआ क्या, मॉडर्नाइजेशन हुआ क्या, इस प्रकार से वो है। तो हमारी स्कीम इट इज़ फॉर अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो और इट इज़ फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो। ये दोनों टाइप के हम लोग इसमें जी। एक समय के अब हमको इस कार्यक्रम को रोकना होगा, लेकिन एक जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप UCN पे आज आए हो और ये रिकॉर्डिंग के माध्यम से कई लोगों तक विदर्भ में MP में पहुँच जाएगा ही, बट पब्लिसिटी के लिए आप क्या करते हो? बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं यहाँ पर, अनएम्प्लॉयड की कमी नहीं यहाँ पर, तो इन तक आप कैसे रीच कर लेते हो सर? अभी हम लोग इसमें अभी 2-3 प्रकार से कि पेपर जो न्यूज़पेपर होता है उसमें हम लोग जनरली प्रेस सीरीज देते हैं। बाद में अभी सबसे मेन मीडिया है सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या वहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोगों के पास पहुँचते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास बहुत से ग्रुप्स भी होते हैं और लोग हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसको हमने बेनिफिट दिया है। तो हमारा पुराना कस्टमर भी हमारे नए कस्टमर के पास हमको ट्रेनिंग के स्टूडेंट के पास लेके जाता है। तो इस प्रकार से वो सभी चीज़ें हम लोग इसमें मार्केट करते हैं। चलते चलते एक मैसेज खासकर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो क्या रहेगा? तो वो ऐसा रहेगा कि कल हमारा सर वेबिनार है 11:30 बजे पोस्ट हार्वेस्टिंग पे। जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, मेरा नंबर भी आप उसमें ये कर सकते दे सकते हैं जी। तो स्क्रीन पे चलेगा? हाँ, स्क्रीन पे चलेगा। तो वो उसके लिए आप रजिस्टर कीजिए। कल एक फ्री वेबिनार रखा है। जैसे आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के पास पहुंचने के लिए, लेकिन कल हमने इसका 1 घंटे का फिर से एक डिटेल वेबिनार रखा है, जिसमें हम लोगों को गाइड करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। हमारे सर्टिफिकेशन जनरली लोन केसेस में मांगते हैं कि हैव यू डन योर EDP कोर्स। जो लोग ट्रेंड रहते हैं उनको बैंक पहले प्रीफर करती है। तो वो वेबिनार वो अटेंड करे और हमसे 1-to-1 कांटेक्ट करे। जब मैं लोगों को ज़रूरत है, लोग करना चाहते हैं, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट के लोन स्कीम भी उनके साथ में है, ये सभी, वो आत्मनिर्भर उनके साथ में है। तो ये सभी चीज़ें जो अगर उनके साथ में है तो उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए। मेरा लास्ट में ऐसा आह्वान रहेगा कि दोस्तों उठो, जागो और आगे बढ़ो, और तब तक ना रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना करो। वेरी गुड सर। तो इस प्रकार से मेरा लोगों से ये रहेगा, जुड़े रहो। गवर्नमेंट ऑफिसर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे दोस्ती करो। लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर से थोड़ा ये दूर भागते हैं, तो भागने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी नागपुर में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आप उद्योग भवन में देखिए कि वहाँ पे अशोक धर्माधिकारी साहब जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री है, बाद में वहाँ गजेंद्र भारती GM साहब हैं, हमारे आलोक मिश्रा जी वहाँ पे रीजनल ऑफिसर है। यस सर। और ये सभी टीम बहुत अच्छा है नागपुर में, वातावरण अच्छा है, तो लोगों ने इसका ज़रूर फायदा करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और ये जो मैसेज दिया, मेरे ख्याल से जो युवा एंटरप्रेन्योर है वो ज़रूर इसका लाभ उठाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।